नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 4 सितंबर 2024 को हमारा योग विषय में एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, यानी कि 3 टू 6 पीएम के बीच में हमारा एग्जाम हुआ है। ये एग्जाम हमारा 18 जून 2024 को हुआ था। वो एग्जाम कैंसिल हुआ था, जिसका रिजल्ट कभी आएगा नहीं। उसी का ही ये रिवाइज एग्जाम है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वही आपका जून 2024 का रिजल्ट माना जाएगा। एक्चुअल में जो सितंबर को एग्जाम हुआ है 4 सितंबर को, उसको हम 4 सितंबर 2024 डेट है एग्जाम की, बट उसको बोला जाएगा जब भी आने वाले टाइम में तो जून 2024 के नाम से वो जाना जाएगा। उस साइकिल का एग्जाम है, यानी कि इसके बाद में दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम होगा, जो भी जब होगा। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आए हैं, बच्चों ने रिव्यूज दिए हैं, बच्चों ने जैसा क्वेश्चन बताया है वही क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर रखा है उसी तरीके से। तो बच्चों के द्वारा बताया गया ही एग्जाम है। एक्चुअल में अभी तक क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नहीं आई है, तो हम एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को अभी नहीं रख सकते हैं। जस्ट रिव्यू के लिए कि कैसा क्वेश्चन पेपर था, इजी था, मॉडरेट था। जैसा कि विद्यार्थी ने बताया, केवल एग्जाम जिन्होंने पढ़ा था एक्यूरेट योगा के माध्यम से, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े थे, उन सभी विद्यार्थियों को ये कहना है कि एग्जाम बिल्कुल टू द पॉइंट था। जो पढ़ा था, पढ़ाया था, वही आया था सिंपल वे में, कोई भी टिपिकल नहीं था। दो चार क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। उसके अलावा लगभग सारा क्वेश्चन पेपर जो है सेम डिट्टो एक्यूरेट सिलेबस से आया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम का एनालिसिस। तो सबसे पहले एक जैसा ये क्वेश्चन था, मांडू के उपनिषद में कितने मंत्र हैं? मांडू के उपनिषद में 12 मंत्र हैं। 12 मंत्र हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन एक हो गया। 12 मंत्र हैं मांडू के उपनिषद में, अथर्ववेद की शाखा से है, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन था एक। उसके बाद में ये क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप्स कितने हैं, जैसे सिमेंटिक और एपिसोडिक। ये भी आपको करवाया था। डिक्लेरेटिव एनएडीएम होता है एक, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, और एक डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है। सिमेंटिक और एपिसोडिक दोनों के दोनों डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप्स हो रहे थे। जो ऑप्शन क्वेश्चन था उसके हिसाब से ये ऑप्शन अपना राइट होगा। तो इसके बाद में बात करें, बोन्स को अरेंज करना था, तो ये बोन्स के ये कुछ नाम दिए गए थे, इनको आगे पीछे अरेंज करना था। जैसे आपको अगर बोन्स 206 एक एक रटवाई थी आपको, अभी कुछ ही दिन पहले हमने क्लासेस की थी, वो सारा क्वेश्चन वही आ रखा है। होएड बोन हमारे गले के बीच में होती है, होएड बोन, तो जो जहां पर है वैसा का वैसा हमें अरेंजमेंट करना था। मैंडिबल हम नीचे वाले जबड़े को बोलते थे, मैंडिबल नीचे वाले जबड़े की बोन होती है, मैंडिबल। ऐसी सेम टीबिया की बात करें तो यहां पर टीबिया होती है नीचे नीचे पैरों में, पिंडली के अंदर बोलते हैं जिसको। पटेला नी कैप को बोलते हैं, नी कैप जो होती है पटेला बोलते हैं, नी कैप पटेला। कल को याद रखना, पटेला की जगह नी कैप भी बोलते हैं, अपने को पता ही है। स्फेनोइड जो होती है क्रैनियम के अंदर होती है, बीच के अंदर होती है स्फेनोइड, स्फेनोइड। तो इस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करने का तरीका क्या था, जो जिसका नाम है वही अरेंजमेंट करते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन अलग आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें अरेंजमेंट करने, डी को स्फेनोइड बोला गया है, मैंडिबल को बी बोला गया है, होएड को ए कहा है, पटेला के लिए ई वर्ड यूज किया गया है, और टीबिया के लिए सी यूज किया। तो यानी कि इस हिसाब से देखिए तो डी, बी, ए, ई और सी, ये आपकी राइट सीक्वेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है, खेचरी से कौन सी समाधि होती है? तो खेचरी से हमेशा रसानंद सिद्धि, रसानंद समाधि की बात करते हैं हमेशा ही। ये कहां पर है? गेरंड संहिता में बताया गया है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में यम की परिभाषा पूछनी थी। शरीर और मन का वैराग्य होना क्या कहलाता है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए गए थे आपको। तो श्लोक अगर आप जानते हैं त्रिशिकी में, देह इंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते, तो यम के बारे में है ये। तो इनडायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाना था। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने थे, लैंग्वेज अगर पता है तो अच्छे से आप कर पाते थे। छठा क्वेश्चन था आगे, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन की सीक्वेंस आगे पीछे होते, बच्चे बता रहे कि सर ये क्वेश्चन ऐसा था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। यह श्लोक कहां से है, ऐसा कुछ था। तो बच्चे कुछ बता रहे कि सर इसका राइट ऑप्शन नहीं था, आपको ऑप्शन में 16/2 दे रखा था, या 16/23 दे रखा। 16/21 का ये रेफरेंस नहीं था, 21 में ये दिया गया आपको, 16/21 में है, 16/2 आदि नहीं है। अगर आपका ऐसा ऑप्शन नहीं था 16/21, तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। अदरवाइज ये क्वेश्चन सही है। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं दिखा है 16/21, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही था। बस बच्चों ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि अगर इसका ऑप्शन 16/21 नहीं था कहीं पर भी, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। बाकी जैसे ही हमारे पास पीडीएफ आई तो हम एनालाइज करेंगे एक ही दिन में। नेक्स्ट, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस को क्या बोलते हैं? तो हे फीवर के नाम से हम जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को। राइनस नोस्ट्रिल के आसपास जो इन्फ्लेमेशन होता है शुरुआत में ही, तो एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। हे फीवर बोलते हैं, परागकणों से होता है जो। फिर आगे एक ऐसा कुछ था क्वेश्चन कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विधरम। ये था कि ये कहां से है, तो ईशावास्य उपनिषद से है, ईशावास्य उपनिषद से है। आगे भगवत गीता में 16वां अध्याय, जो मैंने आपको, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज की सीरीज देखी थी, अब जिन्होंने परचेज किया पीवाईक्यूज 2024 वाला, 18 जून 2024 का एनालिसिस जो हमने किया था, उन बच्चों की बल्ले बल्ले होगी कि सर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डिट्टो जो मैंने
पीवाईक्यूज में बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, सेम डिट्टो आ गए सर, सेम ही सेम उनके आसपास से क्वेश्चन आ गए। जैसे इस क्वेश्चन पर बहुत जोर दिया था कि ये श्लोक रट लेना आप जो शुरुआत की है, और वही आ गया क्वेश्चन। ये पिछली 18 जून में भी दिया, यही दे दिया। तो एग्जामिनर पीवाईक्यूज को डेफिनेटली कंसर्न करता है, ध्यान देता ही देता है नया क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम। तो इसलिए आपके लिए हम पीवाईक्यूज की डेप्थ में एनालिसिस वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि बच्चे की हेल्प हो। तो आपको पीवाईक्यूज को हर हाल में देखना ही देखना है, बट पीवाईक्यूज को देखने से पहले आपका कंटेंट एटलीस्ट पूरा कवर होना चाहिए, सिलेबस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज को मेन, अगर मैंने बता दी कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीधा फिर पीवाईक्यूज ही देखेंगे और कुछ देखेंगे ही नहीं, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, फिर उनको कोई हेल्प नहीं मिलती। पीवाईक्यूज देखने का मतलब तब है जब आपको सारा सिलेबस आगे से आंखों से निकल गया, उसके बाद में पीवाईक्यूज पर करते तो आपकी एक एक कड़ियां जुड़ने लगती है, फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो ये क्रमानुसार अरेंज करना था, तो इसको अरेंज करने के लिए 16/3 का ये श्लोक था। तो इसको आप अरेंज कर सकते, जैसे तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत है। श्लोक को सीक्वेंस में अरेंज करना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, जो भी आपकी सीक्वेंस रही होगी वहां पर। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन आया था, अब ये क्वेश्चन आपको बार बार कहता हूं, सिलेबस से आपका जो सिलेबस है, प्रिंटेड सिलेबस, एंटी नेट जेआरएफ ने जो दिया है सिलेबस आपकी यूजीसी के द्वारा प्रमाणित है, उस सिलेबस में ही आपकी लाइनें लिखी हुई है एज इट इज, तद्विधि प्रणिपातेन। इस श्लोक की संख्या क्या है, 4/34। बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से, अनेक बार ये कुछ ना किस रूप में पूछा जा रहा है, तो 34 ये आपका उत्तर हो जाना था इस क्वेश्चन का। आगे एक क्वेश्चन ऐसा था, योग तत्वोपनिषद में किन आसनों का वर्णन मिलता है, कूट वाला क्वेश्चन था ये, कूट वाला। तो यहां पर देखो, सिद्ध पदम सिंह उग्र ऐसा कुछ था, तो इनमें से अगर सिद्ध पदम और सिंह ये तीन ऑप्शन रहे होंगे जहां पर भी कूट में, तो ये रहे होंगे, आपका ये राइट उत्तर हो जाना था। क्योंकि आपको पता है कि चार श्रेष्ठ आसन ही हमेशा हर जगह मिलते होते हैं। चार श्रेष्ठ क्या है, सिप सिप करके, सिप सिभ, यानी सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये चार ही हमेशा हर जगह मिलते हैं। योग तत्व में चार आसन बताए गए हैं आपके, तो ये 1 2 3 ये जिस प्रकार से क्वेश्चन था, तो ये आपके राइट होने थे। उग्रासन केवल शिव संहिता का है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की मात्राओं का क्रम पूछा गया था। तो ओंकार की मात्राओं वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता रखा, बहुत बार क्वेश्चन आया था, तो इनको अरेंज करना था सीक्वेंस में। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या तो घोषणा होती है, तो पहली मात्रा घोषणा हो जाती है, 4 नंबर पहले आना था, ठीक है। घोषणा के बाद में फिर दूसरी विद्युन मात्रा होती है, ये 5 नंबर आना था, उसके बाद में 4 के बाद में 5 आना था। फिर उसके बाद में पतंगिनी तय, जहां भी तीसरी नाम से जानी, यानी 2 ऑप्शन आना था, ए बी सी डी में था, तो उस प्रकार से आपका अरेंज हो जाना था। और नामधेय जो है वो 5वीं मात्रा है, देखो ध्यान से। तो यहां पर शुरुआत से आपको सीक्वेंस अरेंज करनी है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इनको आप अरेंज सीक्वेंस में लिख लो, जैसे ये मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का कम टाइम में, जैसी आपके राइट सीक्वेंस है उसको अरेंज कर लो, और उसके बाद में जो जहां दिया गया, जैसे घोषणी को इन्होंने 4 बोले तो आप 4 बोलिए, विद्युत मात्रा को इन्होंने 5 बोला है 5 बोलिए, पतंगिनी को इन्होंने 2 बोला है 2 बोलिए, वायु वेगिनी को इन्होंने 3 बोला है आप 3 बोलिए, नामधेय को इन्होंने 1 बोला है ऐसे बोलिए। तो 4 5 2 3 1 ये राइट सीक्वेंस बन जाती है। बहुत इजी तरीके से कम टाइम में करने का तरीका एकमात्र यही है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की सीक्वेंस क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये 2 से 3 बार रिवाइज हो गया क्वेश्चन। सिंपल है कि हमारी नीड्स बदलती है, इसको नीड हायरार्की की नीड भी बोलते हैं, मतलब कि एक तरह से नीड का पदानुक्रम, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, कि व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके पास कुछ नहीं है वो ये कहेगा रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, छोटी बेसिक नीड होगी, ठीक है, उसी के लिए लगा रहेगा। फिर जो है, अगर जिसके मान लो सपोज करिए थोड़ा बहुत पैसा है, वो कहेगा और ज्यादा पैसा जाए, अच्छी सिक्योरिटी, जो अच्छी गाड़ी हो जाए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, गवर्नमेंट जॉब मांगेगा। फिर अपने प्रियजनों के सहायता करेगा। फिर उसके बाद में जो है अपने आप को एक बेस्ट लेवल पर जाना चाहता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल्फ एस्टीम के लेवल पर। और अंतिम में सबका मोक्ष लक्ष्य ही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। ओके, ये तभी होगा जब आपका स्टार्टिंग नीड्स पूरी हो जाए, तभी तो नीड जगेगी, नहीं तो सामान्य व्यक्तियों की मोक्ष की इच्छा होती नहीं है किसी की, है ना। बातें सब करते हैं बट एक्चुअल में कोई प्रेरित नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी नीड्स हमारी पूरी नहीं हुई है। तो यही होता है। तो इसमें अगर आपकी बेसिक नीड्स थी, क्रम कम से ई डी सी बी ए ऐसे बन जाएगा, यानी कि पहली नीड ये है ई नाम की, और अंतिम 5वीं नीड है ए। आगे था हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था कि कोई भी ऐसा हार्मोन जो जिसके पीछे रिलीजिंग हार्मोन लगे, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिट हार्मोन लगे, वो सारे के सारे आपके हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन जीएच बोलते हैं हम इसको, जीएच। अगर जीएच आईएच लग जाए, जीएच आईएच या जीएच आरएच, ऐसी बात हमने बहुत बार की थी, ठीक है। तो वो कौन किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के होते हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहां का था, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो है हमारे गोनेट्स ग्लैंड से, ये नहीं निकलता है यहां से, ठीक है, यानी कि अपने ये भी पिट्यूटरी से निकलता है।
ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें राइट होगा। बाकी जो ऑप्शन रहे होंगे उस हिसाब से हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो अभी जो मेरे पास जो क्वेश्चन आया उसके हिसाब से ऐसा क्वेश्चन था, तो इसका राइट उत्तर यही होना चाहिए। आगे जो था आपका अरेंजमेंट वाले, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, महर्षि अरविंद जी का जन्म कब हुआ था, स्वामी शिवानंद जी का जन्म कब था, कुवलयानंद जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो ये कुछ डेट्स थी उनके, डेट ऑफ बर्थ आपको अरेंज करना था इस हिसाब से। आगे और क्वेश्चन था कि ग्लूकोमीटर क्या है, शुगर लेवल को मैनेज करें, ग्लूकोज की बात हो रही है, स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी को मेजर करने के लिए, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसी कार्डियो हो गया तो हार्ट के लिए, ईईजी इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम, एनसेफेलन ब्रेन का रूट वर्ड है तो ब्रेन के लिए। तो इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करना था इनको सभी को, सीक्वेंस में ऑलरेडी मैंने अरेंज किया हुआ है, तो ऐसा कुछ करना था आपको। अगर ये राइट आंसर था तो आपका राइट हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होना था, ठीक है। जो मैंने आपके सामने बना रखा है ये एग्जैक्टली ही मैच कर दिया ऑलरेडी, तो आपको मैच करने के लिए अलग से जरूरत नहीं है। आगे पूछा गया था आपसे वेद आदि बने, केन उपनिषद सामवेद से है, कठोपनिषद किससे जुड़ा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद से कठ जुड़ा हुआ है, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ऐत्रेय से ऋग्वेद जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का उत्तर होना था। तो ये सीक्वेंस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, हजारों बार हमने कोई डिस्कस किया था इस क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा बार। पंच तत्वों का क्रम था सीक्वेंस में अरेंज करना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ऐसे 5 थे। इनका बीज मंत्र लवर यह है बता रखा है बार बार, पृथ्वी 5वां तत्व होता है उत्पत्ति के अनुसार, जल आकाश प्रथम होता है, इस प्रकार से 2 3 और 4 5 ऐसे होता है। तो लवर यह ये था इनका बीज मंत्र, जो भी आपके तत्व रहे होंगे उसका ऐसे उत्तर हो जाना था। जैसे पृथ्वी का लम बीज मंत्र, जल का वम और अग्नि का रम, वायु का यम और आकाश का हम, ऐसा होना था। पूरक कुंभक रेचक में क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवता कहे जाते हैं, प्राणायाम के देवता हैं। ये बात किस उपनिषद में है, ये सेम क्वेश्चन अब जिसने पीवाईक्यूज देखा था, डिट्टो क्वेश्चन है, 18 जून 2024 को डिस्कस जो क्वेश्चन आया था उसी का हमने एनालिसिस पे बनाया था अभी वीडियोस। तो एक एक क्वेश्चन जो है आ रखा है उसी में से एज इट इज, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं सर सेम आया है। तो आपको पीवाईक्यूज देखने ही होते हैं हमेशा, ये जान के, और डेप्थ में देखने थे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पीवाईक्यूज देख लिया सर बट पता नहीं लगा कुछ भी। देखने का मतलब है डेप्थ में, एक क्वेश्चन आया तो उसके 1 किलोमीटर दाएं 1 किलोमीटर बाएं दोनों तरफ जाकर ये करिए उस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पूरक ब्रह्मा, कुंभक विष्णु में, रेचक रुद्र में। पिछली बार इस तरीके से क्वेश्चन बना था, इस बार पूछ रहे उपनिषद कौन सा है, ध्यान बिंदु है सर आपका। अगली बार हो सकता है श्लोक संख्या पूछ ले, तो श्लोक संख्या 20-21 नंबर पर है आपकी श्लोक, ठीक है। ओंकार के बारे में बता रखा है और नीचे जो है 21वें श्लोक में आपको देवताओं के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट आपको कहा गया था विशेष अविशेष आदि, इनका सीक्वेंस पूछा गया, अरेंजमेंट करना था आपको। विशेष मन को कहा गया, और इसके अंदर क्या है 10 इंद्रियां पंच महाभूत 16 विशेष होते हैं। कल को संख्या दी जा सकती है, जैसे कितने होते हैं 16, अविशेष कितने होते हैं 6 होते हैं, लिंग कितना होता है 1, महतत्व आ गया उसमें, अलिंग प्रकृति को बोलते हैं वो भी 1 होते हैं। तो ऐसे आपको कल को आगे पीछे करना या कोई और शब्द दिया जाता है उसकी तैयारी कर लेंगे। आपको नीचे मैंने रेफरेंस दे दिया है, पूरा पूरा महर्षि पतंजलि से एज इट इज उठा लिया इन्होंने। तो इस प्रकार हमने एक 20 क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग। मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट क्लियर क्वेश्चन नहीं थे। जो क्लियर क्वेश्चन है कृपया वही मुझे भेजें आप लोग। अगर आप क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप नंबर पर भेज सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पर दिख जाएगा ऊपर। तो आप कृपया क्वेश्चन वही भेजिए जो एक्यूरेट क्लियर हो आपके दिमाग में कि यही क्वेश्चन था। आगे पीछे ऐसे ऑप्शन में ना भेजिए कि सर एक ऐसा भी था एक वैसा भी था। इस तरीके के क्वेश्चन देखो मेरे कोई काम के नहीं है, मैं उनको सही तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे आए बट अरेंज सिस्टमेटिक वे में लगभग मुझे यही क्वेश्चन लगे, तो इन्हीं को मैंने आपके सामने पेश किया है। आपको लगता है कि और क्वेश्चन आपके याद है इसके अलावा, तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर लिख करके, अच्छी लैंग्वेज बना करके जैसे क्वेश्चन कीजिए, और ऑप्शन लिख करके सेंड करें ताकि हम उसको नई आने वाले पार्ट 2 में उसको डिस्कस कर पाए। और यदि आप नेक्स्ट आने वाले किसी भी प्रकार के योग के एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे नेट जीआरएफ है, चाहे आपका पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है, या किसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपको योग विषय में पढ़ना है, तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन, एक्यूरेट योगा के नाम से अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी नेट जीआरएफ की जर्नी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको सिस्टमेटिकली एक ही बार में सारा का सारा सिलेबस मिल जाता है, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है जैसी क्लास होती है हमारी विद इन 30 मिनट्स में आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। फिर चाहे आप कहीं भी बिजी हैं लाइव क्लास के दौरान, आप हाउसवाइफ के रूप में या वर्किंग है या किसी अदर प्रोफेशन में जिसके कारण आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं, आपके लिए टाइम सुटेबल नहीं है, तो उस लाइव क्लास को आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में जब चाहो तब आप सुन सकते हो। आपके लिए सहूलियत रहती है। आपको क्विजेस मिल जाती होती हैं मॉक टेस्ट के रूप में, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सारे के सारे। तो जब आपका मन करे अपने आप की परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे, कितना पढ़ पा रहे, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है। तो आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं रह जाती है। एक बार वन टाइम पेमेंट आप करते हैं, उसके बाद में आपको कंप्लीट कोर्स वन टाइम में मिल जाता है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ना है। आपको 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है, आपको 1 साल में कवर करना है,
या आपको एक दिन में कवर करना है, वो आप पर डिपेंड रहता है। तो जब आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट कोर्सेज दिख जाएंगे, पेपर 2, पेपर 1 या पीवाईक्यूज का या मॉक टेस्ट का, तो सब मिल जाएंगे। जैसे हमारा पेपर 2 योगा है, उसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कंप्लीटली पूरा सिलेबस स्पेशल रिकॉर्डिंग के रूप में एक बार में मिल जाएगा, पूरा का पूरा वन टाइम में। तो अब आप पर ये बर्डन नहीं रहता कि सर कब करवाएंगे, तो आप एक बार में ही पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं और जो यूनिट चाहे वो वहां से शुरू करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की बात करें तो लाइव क्लास आपको पर डे मिलती है। लाइव क्लास में नहीं आ सकते तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। आपको क्विजेस मिल जाती है एक ही बार में, जिस तरीके से जब चाहो, जिस यूनिट की चाहो उस यूनिट की क्विजेस शुरू कीजिए। पीवाईक्यूज की आपको वीडियोस डेप्थ में मिल जाती है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये समझ लीजिए कि पीवाईक्यूज से ही सारा का सारा एग्जाम उठ करके आता है। जिसने पीवाईक्यूज की वीडियोस देख ली है डेप्थ में, उसका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाता है। बट गारंटी ये है पहले कि आपको सिलेबस पूरा होना चाहिए, अच्छे से सिस्टमेटिकली किया हुआ, उसके बाद में पीवाईक्यूज की वीडियोस देखिए। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज को डायरेक्टली पीवाईक्यूज के रूप में देखते हैं, फिर उनका कुछ बन नहीं पाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज तभी आपके काम आते हैं बहुत ज्यादा जब आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होता है, पूरे अच्छे को सिस्टमेटिकली। तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कीजिए। जो भी एग्जाम कभी भी आने वाला हो, उसकी जर्नी अभी से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम की डेट आ गई है और उस दिन कहेंगे सर हम अब एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। जब जंग होने वाली है उस समय जंग की तैयारी नहीं होती है। जंग कभी भी हो सकती है, आपको तैयार हमेशा रहना पड़ता है, तभी आपकी जीत होती है। तो नेट जेआरएफ का एग्जाम किसी भी डेट में कभी भी हो, आपका मन करता है कि सर मैं दिसंबर का एग्जाम दूंगा या दूंगी, या जून का एग्जाम देंगे या नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो तभी तैयारी करेंगे, अभी नहीं। चाहे आपका एग्जाम कल है या 1 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जब भी है, आपको तैयारी अभी राइट नाउ अभी से शुरू करनी चाहिए, तभी जाकर के आप कंपटीशन में जीत पाते हैं। यदि आप केवल इंतजार कर रहे हैं कि सर मैं 6 महीने बाद में तैयारी शुरू करूंगा क्योंकि मुझे अगला एग्जाम देना है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कम है क्रैक करने की। अगर आपको श्योर होना है, एंश्योर होना है कि मुझे एक ही बार में क्रैक कर देना है, तो जब भी देने वाला एग्जाम, कभी भी अगर आपको योग में ही करियर रखना है, तो अभी से सिस्टमेटिकली तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, ताकि आप एग्जाम में जो आपकी जेआरएफ की नीड है, नेट की नीड है, या कोई जॉब की नीड है, या कोई पीएचडी एंट्रेंस की नीड है, वो एक बार में क्रैक कर लें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नेट जेआरएफ की अभी से सिस्टमेटिकली तैयारी शुरू करें। इसके लिए आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।